मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ। वतन के शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नशा किसी और का? क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नशा किसी और का? देशभक्त हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। सो गाइस, इसी नोट के साथ में हम शुरुआत करेंगे अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की, और इसी के साथ हमारी प्यारी सी हम लक्ष्मीकांत का द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ओवर हो जाएगा। ओके, तो देखो होता क्या है, अब 1947 आप सब जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आजादी मिल गई। बट थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जरा हुआ क्या था। ओके, आ जाओ। 25 1947 को क्या होता है, जो आपके ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, क्लेमेंट एटले, वो डिक्लेयर करते हैं कि ऑन 30 जून 1948 को क्या होगा, जितनी भी पावर्स उनके पास है वो सारी पावर्स ट्रांसफर कर दी जाएंगी इंडियंस के रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स है उनमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो याद रखना क्या होता है, 25 1947 को जो आपके ब्रिटिश के पीएम है वो डिक्लेयर करते हैं। और कब डिक्लेयर करते हैं, कौन सी डेट डिक्लेयर करते हैं, वो करते हैं 30 जून 1948। याद रखना, भूलना मत। ओके, लेकिन होता क्या है, ये मुस्लिम लीग वाले ना दंगा कर देते हैं। ठीक है, आंदोलन कर देते हैं, एजिटेशन कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं भाई, हमसे वेट नहीं होता, हमारे अंदर कोई सब्र नहीं है, हमसे वेट नहीं होने वाला। तो ये डिमांड रखते हैं पार्टीशन की। क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं पार्टीशन की। तो इसी के बिहाफ पे क्या होता है, देखो हुआ क्या था कि 30 जून को बोला था कि आपकी पावर्स को ट्रांसफर कर देंगे और जो ब्रिटिश का रूल है वो हम पूरी तरह एंड कर देंगे आपके यहाँ पे, राइट। बट ये लोग क्या कर देते हैं, मुस्लिम लीग जिसको हेड कर रहे होते हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, तो वो क्या करते हैं, सब लोग ना पार्टीशन की डिमांड कर देते हैं। अब क्या होता है कि 3 जून 1947 को दो काम होते हैं, याद रखना। पहला काम क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, दोबारा बोल रही हूँ, 3 जून 1947 को दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहली बात ये बोली जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म कर रही है, जो फ्रेम करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन उन पार्ट्स में ब्रिटिश इंडिया के लागू नहीं होगा जिन हिस्सों में लोग नहीं चाहते उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, जो अनविलिंग है, जो चाहते ही नहीं है इस चीज को मानना, तो उनपे जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रही है वो उनपे इंप्लीमेंट नहीं होगा। एक तो ये चीज होती है, गॉट द पॉइंट। एंड दूसरी चीज क्या होती है, जो आपके लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन होते हैं ना, ये सबसे पहले तो हमारे लास्ट वॉइसरॉय रहने वाले हैं। ठीक है, इनके बाद कोई इंडिया में वॉइसरॉय नहीं आएगा, ये आखिरी वॉइसरॉय हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब याद कैसे करना है, माउंट से माउंटेन का नाम याद आ रहा है ना, तो ऐसे याद कर लो कि एक बार आप माउंटेन पे चढ़ गए, वापस कभी नहीं चढ़ोगे, आपने हार मान ली कि ये मेरा माउंटेन पे चढ़ना ना आखिरी बार है। ठीक है, आपने बेट लगाई थी कि हम लोग माउंटेन चढ़ेंगे, पर आपकी हालत बुरी होगी। माउंटेन पे चढ़ के समझ में आया, तो आपने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, ठीक है, कोई हमें वीरता नहीं दिखानी है अपनी, हम हमारी अपनी हड्डी पसलियां सही रखनी है, तो हम माउंट पे अब नहीं चढ़ेंगे, कोई वेट वेट नहीं लगाने वाले। ठीक है, और कोई वीरता हम लोग दिखाने वाले नहीं है। तो हमारे लास्ट वॉइसरॉय जो कौन रहेंगे, वो रहेंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये कौन सा काम करते हैं, एक माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं। अब ये कौन सा प्लान है, पहली बात इसका नाम माउंटबेटन प्लान क्यों है, क्योंकि ये लेके आए थे, आपके लास्ट वॉइसरॉय लेके आए थे, लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन। ओके, इस प्लान के अंदर कुछ चीजें प्रपोज करी जाती हैं। क्या प्रपोज की जाती हैं, पहली चीज कि जो आपकी ब्रिटिश इंडिया है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। क्या बोला जाता है कि आपके ब्रिटिश इंडिया का हो जाएगा पार्टीशन। अरे भाई, ये लोग तो यही चाहते थे, अब तो ये खुशी से ना झूम रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि भाई जो आपके माउंटबेटन प्लान था कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया है हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इनटू 2 डोमिनियंस। अब ये डोमिनियंस क्या होते हैं, इसका मतलब होता है, देखो जब हमें इंडिया को या पाकिस्तान को डोमिनियन बोला गया, तो हमें ये बोला गया कि देखो यू पीपल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप सॉवरेन हो, इंडिपेंडेंट हो, आप खुद के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो, खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो, कोई ऐसा जो आपके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगेगी जो आपके डिसीजंस को आके फोर्सफुली चेंज कर देगी। आपकी खुद की मर्जी है, आपका एरिया है, आपको जो फैसला लेना है, यू पीपल कैन टेक दैट। लेकिन
फिर आप बोलोगे कि तो इंडिपेंडेंट है। नो, ये इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक बात बोल दी है कि मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, हमने आपको इंडिपेंडेंट तो बना दिया, ठीक है, हमने आपको आपको पावर्स दे दी कि ओके यू कैन नाउ टेक द डिसीजन ऑफ योर ऑन एरियाज, ठीक है, आप ले सकते हो, आपके पास पूरी ऑटोनॉमी, सब कर सकते हो। लेकिन एक चीज इनको बोली गई कि जब तक आपके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, दोबारा बोल रही हूँ कि जब तक आपके पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता खुद का, तब तक क्या होगा, आपके जो सिंबॉलिक हेड रहेंगे, ठीक है, जो सेरेमोनियल हेड रहेंगे, वो ब्रिटिश के मोनार्की रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उनके सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है, उनकी पिक्चर वगैरह रहेगी, समझ में आया, करेंसी वगैरह पे। देखो असल में वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक हेड तो वो माने ही जाएंगे। पूरी तरह आपको कंट्रोल नहीं मिला है, कुछ लिमिटेड जो है चीज वो उन्होंने अपने पास रख ली है। अभी भी एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है जो अभी यहाँ पे, जिससे हमें थोड़ी पूछना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं है। एक तरह से हमें आजादी मिल चुकी है, सब मिल चुका है, हम अपने फैसले खुद ही ले रहे हैं, हमारी खुद की कैबिनेट बन जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, हमारी खुद की इंटरिम पार्लियामेंट बन जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन स्टिल जो हमारे सिंबॉलिक हेड रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के, वो कौन रहने वाले हैं, वो अभी भी जो ब्रिटिश के मोनार्क है वो रहेंगे। इसीलिए बोला गया कि डिवीजन करेंगे 2 डोमिनियंस में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी इंडिया और पाकिस्तान ऐसी वो बनी, कंट्रीज बनी या स्टेट्स बनी जिनके पास पावर थी खुद के फैसले लेने की, बट स्टिल उनके ऊपर जो सिंबॉलिक हेड रहेगा वो ब्रिटिश के मोनार्क रहेंगे। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, वैसे ही हमारा डोमिनियन स्टेटस खत्म हो जाता है और हम बन जाते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या बन जाते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? उस वक्त जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, तब हमारे ऊपर कोई भी सिंबॉलिक जो ब्रिटिश का हेड है, मोनार्क है, वो नहीं रहते। समझ में आ गया? उनका वहीं से खत्म हो जाता है रूल। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान का स्टेटस है ना, आई गेस वो हटता है 23 मार्च 1956 को। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, बट आई गेस यही डेट है कि 23 मार्च 1956 को उनका हटता है। बट हम लोगों का 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बन जाते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ओके, दूसरी चीज इसमें क्या प्रपोज करी गई आपकी माउंटबेटन प्लान में, वो ये करी गई, बहुत अच्छी चीज थी, बताती हूँ, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा रजवाड़े हैं आपके, इन लोगों को एक ऑप्शन दिया गया। देखो, पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, पार्टीशन कर दो, ठीक है, बांट दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा आएगा इंडिया, एक टुकड़ा आएगा पाकिस्तान, ठीक है। अब इनको बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको बोला गया देखो अब आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, वेदर यू वांट टू ज्वाइन दिस, या फिर इसको ज्वाइन करो, वो आपकी मर्जी है। और अगर आपको दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं करना तो आप लोग अपना इंडिपेंडेंटली रह सकते हो। तो ये चीज, ठीक है, ये ऑप्शन किनको दिया गया? ये ऑप्शन दिया गया आपके प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। थर्ड चीज क्या करी गई, इस प्लान ने क्या प्रपोज करा, वो ये करा बाउंड्री डिमार्केशन, मतलब अब बंटवारा होगा बाउंड्री का, कि ये इस लाइन के पार आप लोग हो, इस लाइन के पार हम लोग हैं। समझ में आया? तो क्या होगा, रिलीजियस डेमोग्राफिक के बेस पे क्या होगा, आपकी डिमार्केशन होंगी, बाउंड्रीज में डिवाइड होगा। डिमार्केशन करने के लिए ना आपकी एक बाउंड्री कमीशन आएगी, और उस बाउंड्री कमीशन को जो हेड करेंगे वो सर रेडक्लिफ करेंगे, जिसकी वजह से जो आपको पता होगा ना, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। वो तभी बोलते हैं क्योंकि जो बाउंड्री कमीशन आई थी ना, समझ में आया, जो बाउंड्री कमीशन ने आके बाउंड्रीज बनाई थी उसको हेड कर रहे थे आपके सर रेडक्लिफ। समझ में आ गया? तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। और धर्म के बेस पे ये हुआ था कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो इस पार रहेगी, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो इस पार होगा, वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं वो इंडिया कहलाएंगे। समझ में आया? और इसकी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई थी। आप सब लोग जानते हो, आपने मूवीज में देखा होगा, सुना होगा, गानों में सुना होगा, देखा गया कि जब जैसे ही चीज होती है, इवेंट होता है कि 14-15 की मिडनाइट को इंडिपेंडेंस मिलती है, क्या होता है, फटाफट लोग सामान चकते हैं, भागते हैं, दंगे होते हैं, बहुत खून खराबा सब कुछ होता है, क्योंकि लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रही होती है। हिंदूज जा रहे होते हैं जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी होती है, वहां पे माइग्रेट कर रहे होते हैं, और मुस्लिम जा रहे होते हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होती है, इसको हमने नाम दे दिया पाकिस्तान। ओके, अब एक और चीज माउंटबेटन प्लान में प्रपोज करी जाती है। देखो, कहा गया था 20 फैब को कि आपको जो पावर्स है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगे 30 जून 1948 को, बट क्योंकि मैंने बोला इन लोगों को चैन ही नहीं था, इनसे इतना भी इंतजार नहीं हुआ, थोड़े वक्त का इंतजार नहीं हुआ, इन्होंने दंगे फसाद शुरू कर दिए, आंदोलन शुरू कर दिए।
तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर का इन्होंने क्या रखा, प्रपोजल रखा कि देखो ये लोग नहीं मानने वाले, तो एक काम करते हैं इनको अभी पावर ट्रांसफर कर दो, शायद इनको थोड़ी ठंडक मिल जाए, ये लोग फालतू के दंगे बंद कर दे। 48 रखा था, 30 जून 48, बट कब हो गए, 15 अगस्त 1947 को क्या कर दी गई, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर दी गई। अब आप मुझसे बोलोगे तो 3 जून को आ रहा है तो 15 अगस्त कैसे, सुनो मेरी बात, देखो 3 जून को ये प्रपोजल आया, तो जब ये प्रपोजल आया कि अच्छा ऐसा 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 करो, फिर उसके बाद इसी प्रपोजल को इफेक्ट में लाने के लिए ना एक जो एक्ट था वो इनैक्ट करना पड़ा, बट उस एक्ट को इनैक्ट करने से पहले उसको उस पे उसके क्या बोलते उसको पास भी करना पड़ेगा उस बिल को। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस बिल था वो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास मतलब भेजा गया, समझ में आया, उसको इंट्रोड्यूस करा गया, ये बोल सकते हो आप, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को करा गया आपका 1947 में, एंड 18 जुलाई 1947 में क्या होता है, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस का जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसको ऐसे मिल जाती है रॉयल उससे, ठीक है, मिल जाती है, और जिसके बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जिसकी वजह से पार्टीशन हो जाता है, प्रिंसिपल स्टेट्स को ये मिल जाता है, बाउंड्री डिमार्केशन हो जाती हैं, और इमीडिएट पावर का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और एक बात याद रखना, माउंटबेटन प्लान दोनों ने एक्सेप्ट करा था, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, समझ में आया। आगे फिर हम क्या करते हैं, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो क्यों है इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्योंकि ये सारी कहानी जो है वो आजादी से ही रिलेटेड है, हम आजाद हो गए हैं फाइनली, समझ में आया, लेकिन याद रखना डोमिनियन स्टेटस हमारा अभी भी रहेगा। ओके, तो ये चीज मैं आपको आगे बताती हूँ, आगे फीचर्स को एक्सप्लेन करती हूँ, गिव मी सम सेकंड्स टू नोट इट डाउन हियर। ओके, सो अब देखते हैं इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ तो इसके आने से क्या क्या जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले तो इस एक्ट के इनैक्ट होते ही क्या हो गया कि जो ब्रिटिश का रूल था वो एंड हो गया। वो होना 48 में था, बट क्योंकि पहले ही दंगे फसाद शुरू हो चुके थे, डिमांड उठनी शुरू हो चुकी थी, तो उस माहौल को देखते हुए, उन सब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उन हालातों को, सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए, सारी चीजें देखते हुए क्या करा गया कि अब तो इनको ना इनका यहाँ पे रूल एंड करो, वरना ये लोग कुछ बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक है। तो वो सारी डिमांड्स को जो उठ रही थी सारी डिमांड्स को, उनको उन पे वर्क करने के लिए, उस कंडीशन को सुधारने के लिए जो हमारे ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त अराइज हो रही थी, तो हमारा ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये इनैक्ट हो गया, और इसने क्या कर दिया, इसने ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म कर दिया, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। फाइन, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन का मतलब क्या है, सॉवरेन मतलब इंडिया के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, राइट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया जो है, इंडिया के पास एक अपनी एक ऑटोनॉमी है, सेल्फ ऑटोनॉमी है खुद के इंटरनल अफेयर्स पे क्या करने की, खुद के इंटरनल अफेयर्स पे किसी भी मैटर्स पे खुद से डिसीजन लेने की, कुछ भी रूल्स बनाने की सारी ऑटोनॉमी किसके पास है, इंडिया के पास है, और वो ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है। कोई एक्सटर्नल पावर आके उसको स्टॉप नहीं करेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। बट क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस था तो कुछ लिमिटेड चीजों पे, ठीक है, कुछ लिमिटेड चीजों पे क्या था कि इनको थोड़ा सा ब्रिटिश उनसे कंसल्ट करना पड़ रहा था, या मतलब उनके टच में इनको रहना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो मनार्क थे वो हमारे सेरेमोनियल या फिर सिंबॉलिक हेड जो थे वो रहेंगे जब तक हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। तो उनकी थोड़ी हल्की फुल्की जो है वो हमें सिंबॉलिक हेड में तो बस एज अ कस्टम, ठीक है, उनको सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। आगे देखो, इस एक्ट के इनैक्ट होते ही क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया को, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया, दो हिस्से डिवाइड कर दिए गए, और इनको राइट दे दिया गया, राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आपके पास हक है, आप कभी भी पीछे अपना मतलब निकल सकते हो, उससे बाहर विड्रॉ कर सकते हो, किससे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। अब ये कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है उन कंट्रीज का ग्रुप, उन मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है ये। वॉलेंट्री मतलब अगर आप खुद चाहते हो ना तब उस ग्रुप का हिस्सा बनते हो, ठीक है, जबरदस्ती कोई आपसे नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो। तो ये वो कंट्रीज का या वो टेरिटरीज का ग्रुप होता है जो कंट्रीज या जो एरियाज, जो टेरिटरीज क्या होती थी, इनकी फॉर्मर कॉलोनीज होती थी किसी टाइम पे उन एरियाज पे जिन पे ब्रिटिश का रूल होता था। जब वो सारे एरियाज मिलके एक वॉलेंट्री ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ओके, तो ये चीज बोली गई कि आपके पास हक है, आपको हमने डिवाइड कर दिया है, पार्टीशन आपका हमने कर दिया है, हम आपको ये राइट भी देते हैं क्या कभी भी उस कॉमनवेल्थ से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज करी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आपके आखिरी वॉइस रॉय रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉइस रॉय का ऑफिस था उसको खत्म कर दिया गया, ओके,
और हर एक डोमिनियन को, आपके पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी क्या दे दिया गया, गवर्नर जनरल दे दिए गए, जिनको कौन अपॉइंट करेंगे, जिनको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश किंग विद द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। अब जैसे ही है ना 14-15 की मिडनाइट को ये सब कुछ होता है कि ओके हमारा रूल यहाँ से खत्म होता है, तभी क्या होता है कि आपकी डोमिनियन कैबिनेट बन जाती है, क्योंकि हम लोग क्या है, डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है, जो हमारी कैबिनेट बनेगी वो भी क्या बनेगी, डोमिनियन कैबिनेट बनेगी, ठीक है। और एक चीज और होती है यहाँ पे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो एज अ पार्लियामेंट क्या करने करेगी, यहाँ पे काम करेगी, ठीक है, तो वो हमारी इंटरिम पार्लियामेंट बनती है। अब उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से कुछ लोग उठ के क्या बनाते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं में से मतलब कुछ लोग वहीं से उठ के क्या बनाते हैं, डोमिनियन कैबिनेट बनाते हैं। अब ये कैबिनेट क्या होती है क्या नहीं होती है, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इतना टेंशन में जाने की बात नहीं है। तो जो ये कैबिनेट बनी, इसकी एडवाइस पे किंग क्या करेंगे, गवर्नर जनरल चूज करेंगे, और हमारी डोमिनियन इंडिया का या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो बने थे हमारे लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन। आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, अगला इसने क्या करा कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, एक पाकिस्तान और एक आपका इंडिया, इनकी जो असेंबली थी इनको एम्पावर करा गया कि आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो, ठीक है, फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इनको बोला गया कि आप, आपका एरिया है, आपको जो करना है आप करो, आपको कैसा भी संविधान बनाना है आप बनाओ, ठीक है, आपको उसको कैसे भी अडॉप्ट करना है, कैसा भी अडॉप्ट करना है, क्या उसमें क्या रखना है, कौन से प्रोविजन रखने हैं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, आपको जो करना है करो। और अगर आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एक्ट रद्द करना है, चाहे ये वाला ही एक्ट क्यों ना हो, चाहे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों ना हो, अगर आपको ये भी नहीं मानना, ये भी रद्द करना, रिपल करना है, देन यू पीपल कैन डू, आप कर सकते हो, ये हम आपको पावर देते हैं, ठीक है। तो इनको एम्पावर करा गया। इनको एक और चीज की पावर दे दी गई, पावर कर दिया गया इनको कि आप लोग अपने जो आपका एरियाज है, रिस्पेक्टिव एरियाज मतलब इंडिया वालों का इंडिया का एरिया, पाकिस्तान की असेंबली का पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, तो आप इन एरियाज पे क्या कर सकते हो, खुद से लेजिस्लेट कर सकते हो, खुद से कानून बना सकते हो, जब तक आपका जो संविधान है वो ड्राफ्ट नहीं होता और फाइनली इनफोर्स नहीं होता, तब तक आपके पास क्या है, राइट है, ठीक है। और एक और चीज बोली गई कि जो 15 अगस्त के बाद जो कोई भी एक्ट होगा ना, वो इनके ऊपर एक्सटेंड नहीं करा जाएगा। ओके, क्या नहीं करा जाएगा, एक्सटेंड नहीं करा जाएगा। अभी किसके बाद कोई एक्ट बना है एक्सटेंड कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 15 अगस्त 1947 को फाइनली सब कुछ इनका खत्म हो गया यहाँ से। ओके, क्या करा गया, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बताना मुझे कौन से एक्ट के अंदर ये ऑफिस जो आपका बना था, किस एक्ट में इसकी क्रिएशन हुई थी। तो जो ये आपका ऑफिस बना था, इस ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और ये सारी जो पावर्स थी आपके सेक्रेटरी फॉर स्टेट के पास में, वो सारे उसके फंक्शंस जो थे वो किसको ट्रांसफर कर दिए गए, आपका एक नया ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स, उनको क्या कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एक और चीज याद रखना कि जो वॉइस रॉय है ना, ठीक है, ये मतलब जो आपके ब्रिटिश वो हैं, जो मोनार्क है, उनके तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट आपका एरिया है, पाकिस्तान का एरिया अपना है, इंडिया का एरिया अपना है। अब आप देखो, आपकी जिम्मेवारी है, अब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड। आपको जैसे यहाँ पे रेगुलेट करना है, गवर्न करना है चीजों को, आप खुद से करो, ठीक है। वॉइस रॉय क्या करेगा, मेजेस्टी के नाम पे क्या करने वाला है, काम करने वाला है। बट वॉइस रॉय की जो मेजेस्टी है, उसकी जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको कुछ मतलब नहीं है आप लोगों से, आपको जो करना है ना आप कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ओके, इनके मेजेस्टी कौन है, ब्रिटिश के मोनार्क, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अब आपकी, आप आजाद हो, करो जैसा करना है, जैसा संविधान बनाना है बनाओ, जैसे तरीके से अपने देश को, अपने एरिया को चलाना है चलाओ, आप सब आपके ऊपर है। तो अब हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि प्रिंसली स्टेट्स को भी ऑप्शन दे दिया गया। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी है ना, जो ब्रिटिश का ये फालतू का जो आपके ऊपर रूल है, ये सब कुछ हम करने वाले हैं, खत्म लैप्स करने वाले हैं, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से खत्म कर देंगे हम इस चीज को, इनकी अथॉरिटी को। और जितने भी हमारे ट्राइबल एरिया के साथ में इनके कुछ ट्रीटीज हुई थी, एग्रीमेंट्स हुए थे, उन सबको भी ये खत्म कर रहे हैं। कब से, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से। और प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि देखो आपके पास है दो ऑप्शन, पहले तो आपकी मर्जी है, आप दोनों डोमिनियन में से किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो। अगर उनमें से किसी एक को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, देन यू पीपल कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, जिसकी वजह से आप देखोगे बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, और एक और चीज बोली गई कि जब तक आपका खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तो हमारी एक बात सुनो, आप अपने देश को कैसे गवर्न करो, जो हमारा एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आप उसके
ठीक है, उसके हिसाब से क्या करो, गवर्न करो, और आपकी मर्जी है उसके प्रोविजंस को मॉडिफाई करना या फिर नहीं करना, ये चीज यहाँ पे बोली गई। ओके, जो आपके ब्रिटिश मोनार्क थे, इनसे जो राइट टू वीटो बिल था और टू आस्क फॉर द रिजर्वेशन फॉर सर्टेन बिल्स फॉर इट्स अप्रूवल, ये राइट ले लिया गया। क्यों? देखो, वीटो बिल का मतलब क्या होता है, वीटो पावर्स का मतलब क्या होता है, आपके पास रिजेक्शन की पावर है, ठीक है, उसको रिजेक्ट करने की पावर है, नो कहने की पावर्स है, ओके, कि नहीं ये नहीं, तो इन पावर्स को उनसे क्या कर लिया गया, ले लिया गया। ठीक है, पहले वो क्या करते थे, कुछ बिल्स को अपने अप्रूवल के लिए ना रिजर्व करके रखते थे, तो अब इस चीज को ले लिया गया। और राइट, जो ये राइट था, इस राइट को रिजर्व कर दिया गया आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, जो कि आपके बने थे, पहले कौन बने थे, आपके बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इनको दे दी गई पूरी पावर टू असेंड द बिल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, वो क्या होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होंगे, सिर्फ नाम के हेड होंगे। असल एग्जीक्यूटिव पावर्स तो किसी और के पास ही है। ठीक है, ऐसे करके सोच लो, सिर्फ नॉमिनल होंगे, ये नॉमिनल हेड ही रहने वाले हैं। और क्योंकि ये क्या करेंगे ना, ये एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ये सिर्फ नॉमिनल नाम की है। ठीक है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये सिर्फ नॉमिनल होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आई गेस और कुछ नहीं बचा है। यस, और कर दिया गया, डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड जो मतलब ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स थे, उनको बोला गया कि जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने थे, आपको वो भी मिलेंगे, वो आपके हमने खत्म नहीं करे, तो ये चीज यहाँ पे रखी गई। और इसके बाद क्या होता है, 1415 के मिडनाइट को हम लोग आजाद हो जाते हैं, आजादी मिल जाती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए कमांड संभाल लेती है पार्लियामेंट की, कुछ मेंबर्स जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, एंड हमारी कैबिनेट बन जाती है। तो इस चैप्टर का ना मैंने सोचा एक और चीज आपको करवाती हूँ। आप देखना, आपके लक्ष्मीकांत के ना इस साइड पे दे रखा है, ऊपर दे रखा होगा आपका इंटरिम गवर्नमेंट, उसके मेंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं आपके इंटरिम गवर्नमेंट के, यहाँ पे बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की और वीडियो ले आऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि ना जो बच्चे वनडे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं या कोई पीसीएस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उसमें ना कई बार पूछ लेते हैं, आपको ना नाम दे देंगे कि बताओ इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन किसका क्या था, और कैबिनेट में कौन हेल्थ का था, ठीक है, कौन किस चीज का था, ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, किसके हेड में, मतलब किसके अंडर में क्या चीज थी, हेल्थ था, कम्युनिकेशन था, तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। तो इसलिए हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे कौन कौन सा मेंबर किस चीज से रिलेटेड है, वो हम लोग करेंगे। आई गेस सारे ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए। सो ओके, इस क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं। फाइन, ये सारी ही चीजें कवर हो चुकी हैं। ओके, यस, वी आर डन विद दिस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब मिलेंगे इसकी एक आखिरी वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।